हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का जो आपका सैम्पल पेपर है 2025 का वो भी सेट 1 उसका मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो इसके पहले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन कराए थे। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के सोल्यूशन कराने वाला हूँ और आप इसके पहले पार्ट को जाकर देख लेना। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो कि हमारे 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि उत्तराखंड बोर्ड वालों ने इस बार सभी सब्जेक्ट के दो सेट्स अपलोड किए हैं सैंपल पेपर के, तो मैथ का जो आपका सैंपल पेपर है इसके मैंने दोनों ही सेट चैनल के ऊपर अपलोड कर रखे हैं, वहां से जाकर आप देख लेना। और दोनों ही सेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर देखने हो तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अभी ऐसे ही और भी वीडियोस अपलोड होंगी मैथ की भी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो क्लास 12th वालों के मैथ के सैंपल पेपर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम इस सैंपल पेपर के पार्ट 2 को। यह इसका 15वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, यहाँ पर हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं और हमें यहाँ पर ये बता रखा है क्वेश्चन में ये रेखाएं आपस में परस्पर लंब हैं, तो हमें यहाँ पर P की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमें दोनों रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं इनको हम इनके मानक रूप में लिख लेंगे। तो इसके लिए आपको रेखा के समीकरण पता होने चाहिए जो कि हमारे होते हैं x माइनस x1 अपॉन L1 बराबर y माइनस y1 अपॉन M1 बराबर z माइनस z1 अपॉन N1। तो दोनों ही रेखाओं को हम समीकरण के हिसाब से चेंज कर लेंगे। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं कैसी है, हमारी परस्पर लंब है। तो लंब होने की हमारे पास कंडीशन होती है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये बराबर क्या होगा, हमारा 0 होगा। L1 L2 M1 M2 N1 N2 इन सभी की वैल्यू जो हमें समीकरण दे रखी है उससे हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन में भी दिखा देता हूं कि हम इसको कैसे करेंगे। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और ये हमें पहली रेखा का समीकरण दे रखा है, इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस x1 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3, क्योंकि हमने इसको व्यापक समीकरण के रूप में चेंज कर दिया है। और दूसरी बन जाएगी y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 और तीसरी बन जाएगी z माइनस 3 अपॉन 2। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि इन्हीं में से हम L1 M1 और N1 की वैल्यू को निकालेंगे। L1 की वैल्यू हो जाएगी -3, M1 की वैल्यू हो जाएगी 2p अपॉन 7 और N1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। इसी तरीके से जो हमें यहाँ पर दूसरी समीकरण दे रखी थी इसको भी हम चेंज कर लेंगे और यहाँ से भी हम L2 M2 और N2 की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। और जो लंब वाली हमारी कंडीशन होती है उसको हम लगा देंगे और यहाँ से हम P की वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। बाकी मैं आपको इसका सोल्यूशन आगे दिखा देता हूँ। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के परस्पर होने के लिए, तो यहाँ पर हम कंडीशन को लगा देंगे और इन सभी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली थी, सभी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू को लिख दिया है, फॉर्मूला आपको याद होगा। और यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, -3 की -3p से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 तिया हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 हमारा है ही, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 की हम 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -10
और बराबर हमारा 0 चल ही रहा है। अब हमें यहाँ पर p की वैल्यू को निकालना है, तो p वाले पदों को एक साइड रख लेंगे और जो बाकी संख्या वाले पद हैं उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास है -10, तो हम इसको दूसरी साइड में ले जाएंगे तो उधर आ जाएगा हमारे पास 10 और 9p/7 प्लस 2p/7। इन दोनों में हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7 और ऊपर आ जाएगा 9p प्लस 2p। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11p/7 बराबर 10। हमें यहाँ पर p की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो जो हमारे पास डिवाइड में 7 है उसको हम उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो डिवाइड में जो हमारे पास 7 है उसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11p बराबर होगा 10 गुणा 7, तो वो हो जाएगा हमारा 70। और यहाँ पर जो p के साथ 11 मल्टीप्लाई में इसको हम डिवाइड में भेज देंगे, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 70/11, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। जैसे मैंने कैलकुलेशन बताई है वैसे ही आप कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन आपके सामने आ भी चुकी होगी, वहां से देखकर आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाएं। अब देखते हैं हम इसके 16वें क्वेश्चन को। और 16वें क्वेश्चन से पहले हमें यहाँ पर 15वें क्वेश्चन की अथवा में हमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, तो दोनों में से आप किसी भी एक क्वेश्चन को कर आ सकते हैं। इसमें हमें दे रखा है, हमें यहाँ पर 3 सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनमें हमें एक प्रतिबंध दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 तो संतुष्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर सारणिक ए वेक्टर का मान दे रखा है, सी बी वेक्टर का, ऐसी सी वेक्टर का। तो यहाँ पर हमसे इसकी वैल्यू को पूछ रखा है, जो कि हमारी म्यू बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि हमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू को ज्ञात करना है कि उसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। जैसे ऊपर क्वेश्चन में p की वैल्यू को ज्ञात करा था, वैसे हम यहाँ पर म्यू की वैल्यू को भी ज्ञात करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें जो क्वेश्चन में प्रतिबंध दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, इसको हम यहाँ से लेट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर दोनों साइड वर्ग कर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर का। फॉर्मूले को हम यहाँ पर खोल देंगे, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है उन वैल्यू को हम यहाँ पर लगाकर यहाँ से हम म्यू की वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। और ये जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस वैल्यू को भी आप ध्यान रखना, ये हमारे आगे काम में आएगी। अब बाकी मैं आपको इसके सोल्यूशन में आगे समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और जो ज्ञात करना है उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। और जहाँ से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है वहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हम पहले यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको हम यहाँ पर लेट कर लेंगे और उसका यहाँ पर वर्ग कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा मोड में ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड में बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड में सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बराबर कर हमारा 0 चल ही रहा है। अब हमें यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इनकी वैल्यू को दे रखा है, तो हम इनको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों पदों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आपको ध्यान होगा, मैंने बता भी था कि ये हमारी म्यू की वैल्यू है और इसको आप ध्यान रखना। तो हम इसकी जगह पर रख देंगे म्यू। 3 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस 2 म्यू बराबर 0। अब जो जोड़ रहे होंगे उन्हें यहाँ पर जोड़ देंगे। 9 और 16 हो जाएगा 25 और 25 और 4 हो जाएगा 29। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 29 प्लस 2u बराबर 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर यहाँ से म्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखी थी। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा ही दिया था। अब हमें यहाँ से म्यू की वैल्यू को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, म्यू वाले पद को एक साइड छोड़ देंगे, बाकी सारे पदों को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू बराबर होगा -29, क्योंकि इधर हमारा प्लस का था उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पर म्यू की वैल्यू को निकालना है, तो म्यू के साथ जो हमारा 2 मल्टीप्लाई में है उसको हम 29 के डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू बराबर -29/2, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसी का यूज कर यहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू को निकाल लिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें k की वैल्यू को ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें फलन दे रखा है, एक बार दे रखा है k एक्स स्क्वायर। ये k एक्स स्क्वायर जब होगा जब x की वैल्यू या तो हमारी 2 होगी या फिर 2 से छोटी होगी, और दूसरा फलन f(x) बराबर 3 तब होगा जब x की वैल्यू हमारी 2 से बड़ी होगी। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत फलन है, यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें यहाँ पर k की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को ले लेंगे और एक बार राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को ले लेंगे। और हमें यहाँ पर दे रखा है कि x बराबर 2 पर ये फलन हमारा सतत है। अगर ये फलन हमारा सतत होगा तो राइट हैंड साइड वाली लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट ये आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। दोनों की वैल्यू को हम पहले ही निकाल चुके होंगे और दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख कर यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि स्टेप 1, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट को ले रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट लेंगे तो जो हमारा फलन बनेगा f(x) बराबर, वो हमारा क्या बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, वो हमारा बनेगा f(x) बराबर कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारी वहां पर दूसरी वाली कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि लिमिट x टेंस टू -2 f(x) बराबर x टेंस टू -2 और यहाँ पर f(x) की जगह रख देंगे kx स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k × 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 4 के। इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड वाली लिमिट को भी निकाल लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दूसरे स्टेप में दिख जाएगी। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड की लिमिट को निकाल रहे हैं और इसका फलन भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा, जो कि हमारा होगा f(x) बराबर 3। अब हम यहाँ पर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 3। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की लिमिट आ चुकी है। अब जो हमें दे रखा था कि x बराबर 2 पर ये फलन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि सतत होगा। तो फलन हमारा तभी सतत होगा जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में बराबर होंगी। तो इन दोनों वैल्यू को आप ध्यान रखना, ये हमारी आगे काम में आएंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेप 3 कर जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर लिख भी रखा है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि x बराबर 2 पर जो हमारा फलन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वी हैव, उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर होंगी और इन दोनों की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके थे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4k और जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली लिमिट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू को निकालना है, तो k के साथ जो 4 मल्टीप्लाई में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। और आपके एग्जाम में इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ जाता है और ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आया हुआ है 2025 के। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। तो आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यह इसका 17वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है यदि आप व्यू a बराबर में एक आप व्यू दे रखा है, b बराबर में एक आप व्यू दे रखा है और c बराबर में एक आप व्यू दे रखा है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर आप व्यू d की वैल्यू को ज्ञात करना है। और हमें यहाँ पर इस तरीके से समीकरण भी दे रखी है cd माइनस ab बराबर होगा 0। और 4 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में आ जाता है तो ये नंबर आपके फ्री के होंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर आप व्यू डी को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप व्यू डी को लेट कर लेंगे पहले से ही,
फिर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर दे रखा है कि सी डी माइनस ए बी बराबर होगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास चारों अवयव की वैल्यू हो जाएगी। फिर चारों अवयव की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में और इन्हें आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे और उन समीकरणों को आपस में सॉल्व कर कर यहाँ से हम अवयव डी को भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम ये कैसे करेंगे वो मैं आपको सोल्यूशन में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम अवयव डी को लेट कर लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा पी क्यू आर एस। इस बात का आप ध्यान रखना और ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था। चारों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। ये हो जाएगी सी की वैल्यू, ये हो जाएगी डी की वैल्यू, माइनस ये हो जाएगी ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू और यहाँ पर भी हम एक अवयव बना लेंगे। जीरो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता होगा। अब हम यहाँ पर सी की डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ए की बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो अवयव बन जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे। पहला अवयव बन जाएगा हमारा 2p प्लस 5r, 3p प्लस 8r, 3q प्लस 8s। माइनस कर कर जब हम यहाँ पर अवयव ए और अवयव बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अवयव आ जाएगा 10 माइनस 7, 4 माइनस 4, 15 प्लस 28, 6 प्लस 16 और बराबर कर कर हमारे यहाँ पर एक अवयव चल ही रहा है। यहाँ पर तो अभी हमारी ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 15 और 28 हो जाएगा हमारे पास 43, 6 और 16 हो जाएगा हमारे पास 22 और बराबर हमारा एक अवयव चल ही रहा है। अब इन दोनों अवयव को हम आपस में घटाकर यहाँ से एक अवयव को बना लेंगे और बराबर कर कर हमारा जीरो वाला अवयव चल ही रहा है। फिर हम यहाँ से दोनों तरफ के अवयव की तुलना कर कर समीकरणों को बना लेंगे और आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। वो आगे देखते हैं हम इसके सोल्यूशन में। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, यहाँ से पहले पद में से पहले पद को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस 5r माइनस 3। ऐसे ही दूसरे पद में से हम यहाँ के दूसरे पद को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2q प्लस 5s और माइनस 0 करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसके बाकी दो पद भी निकाल लेंगे और बराबर कर कर हमारे पास एक अवयव चल ही रहा है। अब इन दोनों अवयव की आपस में तुलना कर कर यहाँ पर हम 4 समीकरणों को बना लेंगे और 4 समीकरणों को आपस में सॉल्व कर कर किसी भी तरीके से हमें यहाँ पर P, Q, R और S इनकी वैल्यू को निकालना है और इनकी वैल्यू को उठाकर जो हमने अवयव D लेट करा था उसमें रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास अवयव D आ जाएगा। अब बाकी देखते हैं हम इसमें आगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों अवयव की तुलना करने पर। तो ये हमारे पास पहली समीकरण बन जाएगी 2p प्लस 5r माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस 3 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, वो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, 2p प्लस 5r बराबर 3। ऐसे ही ये बन जाएगी हमारे पास दूसरी समीकरण 2p प्लस 5s बराबर 0 और ये बन जाएगी हमारे पास तीसरी समीकरण 3p प्लस 8r माइनस 43 बराबर 0। तो 43 जो हमारे पास माइनस का है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 3। ऐसे इस माइनस 22 को भी हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरण को आपस में सॉल्व कर लेंगे। जो समीकरण हमारी P और R वाली होगी उसे आपस में जोड़कर या घटाकर किसी भी तरीके से सॉल्व कर यहाँ पर हम P और R की वैल्यू को निकाल लेंगे। ऐसे ही जो हमारे पास समीकरण है Q और S वाली, उन दोनों समीकरणों को भी आपस में सॉल्व कर हम यहाँ से Q और S की वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे P और R वाली हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3। तो जब आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 191 और R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 77। आप इसको सॉल्व कर देख लेना। इन इक्वेशन को तो आप आराम से सॉल्व कर ही लेंगे। उसके बाद में Q और R में भी हमारे पास दो समीकरण है। एक हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 2 और एक हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 4। जब इन दोनों समीकरणों को भी आप आपस में सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 110 और S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 44। तो अब हमारे पास चारों वैल्यू आ चुकी हैं। चारों वैल्यू को जो हमने अवयव D लेट करा था उसमें रख देंगे P, Q, R, S। तो यहाँ पर हमारे पास अवयव D प्राप्त हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। अवयव वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है
और कैलकुलेशन को भी आप ध्यान से करना। अगर कहीं पर भी आप एक छोटी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आप भी वाले क्वेश्चन को करें तो ढंग से करते हुए चलें। तो एक बार उन सवालों को करने के बाद में उस सवाल को आप रीचेक भी कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और इसके अथवा में भी शायद हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 को। तो 17वें क्वेश्चन के अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी वजह आप ये क्वेश्चन भी कर आ सकते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि हमें यहाँ पर आप व्यू a दे रखा है। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण भी दे रखी है a डैश इंटू a बराबर होगा i को संतुष्ट करता है। अगर ये हमारे संतुष्ट करता है तो इस समीकरण का यूज कर यहाँ पर हमें x, y तथा z की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये समझ लो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है। दोनों ही हमारे अभी वाले क्वेश्चन है, तो जो भी आपको आसान लगे दोनों में से वो आप कर आ सकते हैं। सबसे पहले जो हमें अव्यू ए दे रखा है इससे हम इसका परिवर्त अव्यू निकाल लेंगे जो कि होगा हमारा ए डैश। फिर हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू को इस समीकरण में रखकर तो यहाँ से हम a डैश और a की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो i बराबर हो जाएगा हमारे पास तत्सम का अव्यू। और जब हम a डैश और a की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड में भी हमारा एक अव्यू बचेगा और दूसरी साइड में तो हमारा एक अव्यू चल ही रहा होगा। आपस में हम इनकी तुलना कर यहाँ से x, y, z की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में समझा देता हूँ। यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में अव्यू ए दे रखा है उसको नोट कर लेंगे और यहाँ से हम इसका परिवर्त अव्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारा हो जाएगा ए डैश। अब परिवर्त अव्यू हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास रो होंगे उनको कॉलम और जो हमारे पास कॉलम होंगे उनको रो बना देंगे। तो वही हमने यहाँ पर कर रखा है। इससे हमारे पास यहाँ पर ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों ही वैल्यू को हम यहाँ से समीकरण में रखकर कैलकुलेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ध्यान होगा यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखी थी a डैश इंटू ए बराबर होगा i। तो ये हमारे पास a डैश की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और बराबर हमारा i चल ही रहा है। हम यहाँ पर a डैश और a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट कर दिखा दूंगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई मैं नहीं बता रहा हूँ, यही इसकी मल्टीप्लाई आएगी जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है और बराबर हमारा आई चल ही रहा है। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का एक्स वाई है और एक माइनस का ये कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास प्लस माइनस के जेड एक्स है, यहाँ पर भी ये कट जाएंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी कट जाएंगे। हमारे खाली यहाँ पर डायगोनल्स वाली संख्या बचेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर हमें एक दे रखा है और दो में दे रखे हैं y स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 6y स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 2yz है और माइनस के भी yz है, तो माइनस के भी हमारे पास 2yz है, तो दोनों आपस में ये कट जाएंगे। ऐसे ही हमारे ये भी कट जाएंगे। तो ये शायद हमारा xz होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। एक बार देख लेना, मैं फिर भी एक बार यहाँ पर देखकर लगा दूंगा अगर गलत होगा तो। और यहाँ पर हमारे पास जेड स्क्वायर 3 बार दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3z स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा तत्समक अव्यू i बराबर 3 इंटू 3 कोटि का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी तुलना कर यहाँ से x, y और z की वैल्यू को निकाल लेंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर 1 और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही तुलना करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6y स्क्वायर बराबर होगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। इसी तरीके से हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो z की वैल्यू भी आ जाएगी 3z स्क्वायर बराबर होगा 1। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। और इस क्वेश्चन में हमसे x, y और z की वैल्यू ही निकालने के लिए बोला था, जो कि हम यहाँ पर निकाल भी चुके हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से भी आसान है। इसमें आपको बस एक जगह पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी a डैश और a की, बाकी इसमें ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको इतनी सारी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ऊपर वाले की जगह आप इस क्वेश्चन को कर भी आ सकते हैं।
दोनों ही क्वेश्चन आसान है, दोनों ही क्वेश्चन को आप 2025 के एग्जाम के लिए तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसके 18वें क्वेश्चन को। तो यह हमारा इसका 18वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है रेखाओं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होंगी, और यहाँ पर हमें इन दोनों समीकरण के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, जो कि हमारा होता है d बराबर मोड में ब्रैकेट में आ जाएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इंटू में आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण, और मोड हमारा हो जाएगा बंद। अगर हमें यहाँ पर इन दोनों समीकरणों के बीच की न्यूनतम दूरी को निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए पहला। दूसरा, यहाँ पर हमें v1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू पता होना चाहिए, और तीसरा हमें इसका परिमाण पता होना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू हमें यहाँ पर पता होंगी तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और ये जो हमें वैल्यू निकालनी है a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, ये हम निकालेंगे इन दोनों समीकरण से। पहले हम इनको इनके मानक रूप में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सदिश रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b। उस रूप में हम यहाँ पर इन दोनों समीकरण को चेंज कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से इन सभी की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब बाकी मैं आपको इसके सोल्यूशन में समझाता हुआ चलता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही स्टार्ट हो जाएगा, और पहले हमें जो क्वेश्चन में समीकरण दे रखी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ये क्वेश्चन में हमें पहली सदिश समीकरण दे रखी थी, तो इसको हम r बराबर a प्लस लैम्डा b में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज कर लिया है। ये हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, और ये हमारे पास हो जाएगी b की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है, तो ये हमारे पास a1 और b1 की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से a2 और b2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारी a1 और b1 की वैल्यू आई है इसको आप साइड में नोट कर लेना। यह हमारे पास दूसरी समीकरण, इसको भी हम r बराबर a प्लस लैम्डा b में चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर हमने चेंज कर कर पहले से लिख रखी है। तो ये तो हो जाएगी हमारे पास a की वैल्यू, ये हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास b की वैल्यू। ये हमारे हो जाएंगे a2 b2, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। हमने वहां पर पहले ही मान निकाल लिए थे, और यहाँ पर भी हम इस तरीके से लिख देंगे a1 b1 a2 b2। इन सभी की वैल्यू को आप ध्यान रखना। अब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दूरी वाला सूत्र बताया था, अब हम उनकी वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो उसी की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा a2 वेक्टर, और ये हमारे पास आ जाएगा a1 वेक्टर। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसके अंदर गुणा हो जाएगी। तो आई हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का j, और उधर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2j। घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा प्लस का j। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का k कैप है, और उधर भी हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3k कैप। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस के 4k कैप। तो यहाँ से हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी j कैप माइनस 4k कैप। इस वैल्यू को आप ध्यान रखना। अब हम यहाँ से दूसरी वैल्यू को निकाल लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये हमने रख दी यहाँ पर b1 की वैल्यू, और ये हमने रख दी यहाँ पर b2 की वैल्यू। अभी आपसे निकालनी आती होगी, अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। पहले हम यहाँ पर i j k लिख देंगे, उसके बाद इनके गुणांकों को रखकर यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पर j होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अब सूत्र में मैंने आपको बताया था कि हमें इसके परिमाण की भी आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पर इसका परिमाण भी निकाल लेंगे। तो हम इसकी वैल्यू को तो निकाल चुके हैं। परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में i की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही हमारे पास j की हो जाएगी -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस k की हो जाएगी -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9।
तो यहाँ पर हम इन सबको जोड़ देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 16 और 4 20 हो जाएगा और प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29। तो यहाँ पर हमारे पास b1 क्रॉस b2 का परिमाण कितना आ जाएगा, अंडर रूट 29। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को उठाकर जो हमारा फॉर्मूला होता है दूरी वाला उसमें रखकर यहाँ से हम दोनों सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को निकाल लेते हैं। अब तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लिखा है। अब इनकी हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं। आपको ध्यान होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू आई थी हमारे पास j कैप माइनस 4k कैप, वही लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू आई थी वो भी यही लिखी है, और इसका जो हमारे पास परिमाण था वो आया था हमारे पास अंडर रूट 29, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर इनके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर i वाला पद तो नहीं है तो i वाला ऐसे ही छोड़ देंगे, j और j वाले पद की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4। ऐसे ही k और k वाला ही गुणा कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 आ जाएगा 12। यानी कि यहाँ पर हमारी प्लस वाली संख्या बड़ी है। अगर हम 12 में 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर आ जाएगा हमारे पास 8 और अपॉन में हमारा अंडर रूट 29 चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यूनतम दूरी है d बराबर वो कितनी आ जाएगी, 8 बटे अंडर रूट 29। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेन था इसमें फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को। यह इसका 19वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल। इसका मूल्य यहाँ पर दे रखा है हमें 60 रुपये। ऐसे ही 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य दे रखा है 90 रुपये। और तीसरे में दे रखा है हमें 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। इसका मूल्य दे रखा है हमें यहाँ पर 70 रुपये। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए कि 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा, गेहूं का मूल्य कितना होगा और चावल का मूल्य कितना होगा। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आया हुआ है। भले ही लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि आव्यूह वाले चैप्टर से यहाँ पर हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि आप आव्यूह वाले चैप्टर को ढंग से तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को लेट कर लेंगे कि 1 किलो प्याज का मूल्य हम मान लेंगे x रुपए है। ऐसे ही 1 किलो गेहूं का मूल्य मान लेंगे y रुपए है और 1 किलो चावल का मूल्य z रुपए है। इस तरीके से हम इसको लेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमें 3 कंडीशन दे रखी हैं उनसे हम यहाँ पर 3 समीकरण को बनाएंगे। इन समीकरण को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताता हुआ चलूंगा। अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था वैसे हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। माना 1 किलो प्याज का मूल्य हो जाएगा x रुपए, 1 किलो गेहूं का मूल्य हो जाएगा y रुपए, 1 किलो चावल का मूल्य हो जाएगा z रुपए। और जो हमें क्वेश्चन में प्रतिबंध दे रखे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर कंडीशन को बना लेंगे। हमसे स्टार्टिंग में बोल रखा था कि 4 किलो हमने प्याज ली तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3 किलो गेहूं लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस और 2 किलो चावल लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2z। तो इन सभी का मूल्य कितना था, 60 रुपये। तो ऐसे कर कर यहाँ पर हमने एक समीकरण बना ली है और आप इसी तरीके से बाकी 2 समीकरण भी बना लेना। मैंने यहाँ पर दोनों समीकरणें लिख रखी हैं। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो इन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इन समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिख देंगे। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो हमें यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं वो बन जाएगा हमारे पास x, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। और जो हमारे पास ये कैपिटल X है वो बन जाएगा यहाँ पर जो हमें x y z, ये जो हमने वैल्यू को लेट करा था। और ऐसे ही जो हमारे पास b है ये बन जाएगा जो हमारे बराबर कर कर संख्याएं दे रखी थी, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन समीकरणों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक समीकरण होती है x बराबर a इनवर्स b।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल कर देखेंगे कि ये हमारी नॉन जीरो आ रही है या नहीं आ रही। अगर यहाँ पर ये हमारी नॉन जीरो आ रही होगी तो यहाँ पर हम ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ से निकाल लेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास आव्यूह ए प्राप्त हुआ है। और इस ए इनवर्स की वैल्यू को हम उस समीकरण में रख देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू भी है और कैपिटल एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। हमें यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू नहीं पता है। अब ए इनवर्स की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ए इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमें एडजॉइंट ए और सारणी के की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के। अब एक एक कर हम इन सभी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स निकालने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि ये जो हमारे पास सारणिक ए है इसका मान यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमारे पास ए था, हम यहाँ से इसका मोड निकाल लेंगे। आपको सॉल्व करना आता होगा, यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी देख लेना। यहाँ पर जो हमारे पास सारणिक ए की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 50। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर हम ए इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए इनवर्स को निकालते हैं। अब तो ए इनवर्स को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें एडजॉइंट ए और सारणी के की जरूरत पड़ेगी। सारणी के हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ए मैं आपको आगे निकालना सिखा देता हूँ। पहले हमें यहाँ पर A11 की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। यह होता है हमारा A11, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इसको छोड़ देंगे और इसे आपस में सॉल्व कर लेंगे। 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12, यानी कि पहला A11 की वैल्यू आ जाएगी 0। इसी तरीके से हम यहाँ पर A12 की वैल्यू निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस 6 छंग 36। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, A12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। इसी तरीके से आप सारी वैल्यू को निकाल लेना। मैंने सारी वैल्यू आगे निकाल रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पर एडजॉइंट ए बराबर जो हमारे पास आव्यूह आया है उसमें रख देंगे। 0, 30, माइनस 20, माइनस 5, 0, 10, 10, माइनस 20, 10। अब हम यहाँ से एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉलम होते हैं उनको हम रो में चेंज कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास आव्यूह प्राप्त होता है वो हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाती है, जो कि आपको सामने दिख रही होगी। ये हमारे पास यहाँ पर रो थी, हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब यहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के दोनों की वैल्यू को हम निकाल चुके थे, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समीकरण बताई थी उसमें हम इन वैल्यू को रखकर यहाँ से एक्स, वाई और जेड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो समीकरण आपको यहाँ पर लिखी भी दिख भी रही होगी, x बराबर ए इनवर्स बी। x की वैल्यू थी हमारे पास ये, ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, हमारे पास ये आई थी, और b की वैल्यू थी हमारे पास ये। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास ये दोनों के दोनों आव्यूह हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/50 को ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आव्यूह आ जाएगा। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आव्यूह प्राप्त होगा, जो कि होगा 250, 400, 400। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 से इनमें भाग कर देंगे। तो 50 से हम 250 काट देंगे, यहाँ जाएगा 5। 50 से 400 काट देंगे, यहाँ जाएगा 8। 50 से फिर 400 काट देंगे, यहाँ जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमारे पास इस साइड में एक आव्यूह प्राप्त हो चुका है और दूसरी साइड में हमारा एक आव्यूह चल ही रहा था एक्स, वाई, जेड वाला। अब इनकी आपस में तुलना कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स, वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होंगी। x बराबर हो जाएगा 5, y बराबर हो जाएगा 8 और z बराबर हो जाएगा 8। अब आपको ध्यान होगा कि x, y, z, अब ये हम किसको मानते हुए चले थे कि x है हमारा 1 किलो प्याज का मूल्य है, y है हमारे पास 1 किलो गेहूं का मूल्य है, z है हमारे पास 1 किलो चावल का मूल्य है, जो कि आपको सारे के सारे यहाँ पर लिख के भी दिख ही रहे होंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है काफी, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 को।
तो यह इसका 20वां क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है 45 × 24 सेंटीमीटर की टीन की एक आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होंगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। और 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है और आप ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें उच्चतम दे रखा है। और आगे भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था अगर हमसे उच्चतम और न्यूनतम पूछता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। पहले हम यहाँ पर संदूक का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद में हम उसका अवकलन कर देंगे। अब आपके सामने एक डायग्राम आ चुका होगा, उसमें हमारे पास एक आयताकार चादर है जिसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब इस चादर के चारों कोनों पर हमें यहाँ पर वर्ग को काटना है। तो वर्ग की अगर हम भुजा देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी हमारे पास x, यानी कि जो हमारे पास संदूक की लंबाई है वो कितनी हमारे पास है 45 सेंटीमीटर। अगर हम वहाँ पर वर्ग को काट देंगे तो जो हमारे पास संदूक की लंबाई बचेगी वो कितनी बचेगी 45 - 2x, क्योंकि वहां पर हमारी दो भुजाएं हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारी संदूक की चौड़ाई में से भी माइनस हो जाएंगी, तो संदूक की चौड़ाई हो जाएगी हमारी 24 - 2x। इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको चित्र दिखाया है। अब हम यहाँ से इसके सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग की भुजा को लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसी को ज्ञात करना है, तो इसको मान लेंगे हम x। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संदूक की लंबाई और चौड़ाई वो हम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको डायग्राम से बता दिया था, उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। और जो हमारे पास संदूक की ऊंचाई होगी वही हमारी वर्ग की भुजा भी हो जाएगी, यानी कि h बराबर होगा x। तो अगर हमें यहाँ पर संदूक का आयतन निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा L × B × h। और तीनों की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखकर संदूक का आयतन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जिनको ना पता हो यहाँ से नोट कर लें। तो यहाँ पर आ जाएगा v बराबर ये हमारे पास हो जाएगी h की वैल्यू, और ये हमारे पास हो जाएगी l की वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास b की वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर कर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4x³ - 138 x² प्लस 1080x। ये हमारी हो जाएगी v की वैल्यू। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम इसका आयतन निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो हमने यही लिख रखा है कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो यहाँ से इसका अवकलन कर तो यहाँ पर हमारे पास dv/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x³ में हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12x²। ऐसे ही 138 बाहर हो जाएगा, x² का हम यहाँ पर अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x। 2 की हम 138 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 276, और x हमारा चल ही रहा है। अगर हम यहाँ पर 1080 का अवकलन करेंगे तो 1080 बाहर आ जाएगा, और x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1080। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अधिकतम के लिए हम यहाँ पर dv/dx की वैल्यू कितना कर देते हैं 0, क्योंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू को निकालना होता है। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो जाएगी और बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, 12x² - 276x प्लस 1080 बराबर 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण बचेगी x² माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 प्लस, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 90। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी x² - 23x प्लस 90 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करनी आती होगी, इसको आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पर हमारे पास इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, x² - 18x - 5x प्लस 90 बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पहला पद है इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x - 18 माइनस यहाँ पर हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x - 18। आप ध्यान रखना, जब भी हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ही पद हमारे बराबर आते हैं। तो यहाँ से हम x - 18 को कॉमन ले लेंगे,
और एक ब्रैकेट में बचेगा हमारा x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी एक बार 5 और एक बार 18, यानी कि जो हमारे पास वर्ग की भुजा होगी वो हमारी एक 5 होगी और एक 18 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और इस x की वैल्यू को ही हमने वर्ग की भुजा माना था, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो हमसे वर्ग की भुजा की लंबाई पूछी थी वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 से पहले हमें यहाँ पर 20वें क्वेश्चन के अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु जैसी आकृति बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि जो ऊंचाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो किस दर से बढ़ रही है, यानी कि हमें यहाँ पर dh/dt की वैल्यू को ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है बस उसको आप ध्यान रखना। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेंगे। मान लीजिए कि समय t के किसी क्षण पर शंकु के आधार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई है हमारे पास h, और जो हमारे पास शंकु का आयतन है वो है हमारे पास कैपिटल V। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो शंकु की ऊंचाई होगी वो शंकु की त्रिज्या का क्या होगा, छठवां भाग होगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा r/6, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ से हम r की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारी आ जाएगी 6h। अब हम यहाँ से शंकु के आयतन को निकाल लेते हैं और आप इस h और r की वैल्यू को ध्यान रखना। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई r²h। तो यहाँ पर हमें r और h की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखी हैं। और शंकु का आयतन निकालने के लिए यहाँ पर हमें r और h की वैल्यू पता होनी चाहिए। r की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा शंकु का आयतन 12 पाई h की क्यूब। अब जो हमारे पास शंकु का आयतन आया है हम इस आयतन का अपकलन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें dh/dt की वैल्यू को निकालनी है कि शंकु की ऊंचाई किस दर से हमारी बढ़ रही है। तो उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये था हमारे पास शंकु का आयतन। तो यहाँ पर हम इसका t के सापेक्ष में अपकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dv/dt। तो यहाँ पर जो हमारे पास 12 पाई है ये हमारा बाहर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि हमारे पास होता है n x की पावर n-1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3h² और जिसको हमने x माना था उसका भी दोबारा अपकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dh/dt। और आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो शंकु का आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तो ये तो हमारे पास हो जाएगी dv/dt की वैल्यू और बराबर कर हम यहाँ पर h की वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 3 की हम 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 पाई और यहाँ पर हमारे पास h का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास dh/dt चल ही रहा है। अब हमें यहाँ पर dh/dt की वैल्यू को निकालनी है। तो बाकी कैलकुलेशन आपके सामने आ चुकी होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो बाकी हमारे पास dh/dt के पास मल्टीप्लाई में सारे पद हैं उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12/36 पाई और 4 का होल स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा हमारे पास 16 और बराबर कर हो जाएगा हमारे पास dh/dt। अब हम यहाँ पर 16 को 4 × 4 कर लिख सकते हैं। 4 से हम 12 को काट देंगे 3 बार, 3 से हम 36 को काट देंगे 3 × 3 और 3 दूनी 6, 12 बार और नीचे बचा हमारे पास 12 और 4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास dh/dt की वैल्यू आ चुकी है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि जो शंकु की ऊंचाई है वो किस वृद्धि से बढ़ रही है, यानी कि जो हमारे पास शंकु की ऊंचाई है
वो हमारी 1/48 पाई सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसके आय की कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको साइड में लगाकर दिखा दी है। यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन को नोट कर लेना। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को। यह इसका 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और ये जो हमें यहाँ पर अवकल समीकरण दे रखी है, हमें यहाँ पर यह बताना है कि ये समीकरण हमारी समघातीय होगी या नहीं होगी, और साथ में हमें यहाँ पर इसका व्यापक हल भी ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में आया हुआ है। तो पहले इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि समघातीय प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि dy/dx बराबर होगा fy/x। तो अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो ये अवकल समीकरण हमारी समघातीय प्रूफ हो जाएगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन में इसी को प्रूफ करते हैं। यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर हमें ये समीकरण दे रखी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां से dy/dx की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारी कंडीशन होती है उसमें हमारा एक साइड में dy/dx ही होता है। तो यहां पर जो हमारा x ब्रैकेट में cos y/x है, उसको हम दूसरी साइड में डिवाइड में ले जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ये हमारा y इंटू कॉस y/x के भी डिवाइड में होगा और x के भी डिवाइड में होगा। तो अगर हम इसे अलग अलग कर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा cos y/x से cos y/x कट जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा y/x। इसी तरीके से हमारा दूसरी साइड में बचेगा प्लस x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा cos y/x। तो ये जो हमारे पास एक तरीके से फलन प्राप्त हुआ है, ये हमारा किस रूप में है, fx/y के, और ये हमारी समघातीय की कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि अतः यह जो हमारे पास समीकरण है ये हमारी क्या होगी, समघातीय होगी। तो यहाँ पर हम व्यापक हल को निकालने के लिए यहाँ पर हम y की वैल्यू को लेट कर लेंगे, जो कि हमारी होगी y बराबर vx, और यहाँ से हम इसका अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष में, और यहाँ पर हम dy/dx की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इंटू रूल लगा देंगे, पहला ऐसी दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसी पहले का अवकलन, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब जो हमारे पास ऊपर समीकरण आई थी उसमें हम इन वैल्यूज को रख देंगे। यहाँ पर आ जाएगी हमारी dy/dx की वैल्यू, जो भी हमने यहाँ पर निकाली थी। तो उसके बाद में था हमारा यहाँ पर y/x, जिसकी हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास v। अब हम यहाँ से इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ऊपर से भी हम x कॉमन ले लेंगे और नीचे हमारे पास x है ही, x से x को काट देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा v cos b प्लस 1 cos b। अब ये हमारा जो cos b है ये हमारा v cos b, ये हमारा v cos b के अपॉन में भी होगा और 1 के अपॉन में भी होगा। तो हम इसे अलग कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v cos b अपॉन cos b प्लस 1 cos b। cos b से cos b कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास v प्लस 1 cos b। अब एक भी हमारे पास यहाँ पर है, एक भी हमारे पास उस साइड में है, दोनों को काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x dv/dx बराबर होगा 1 cos b के। तो हम यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos b dv बराबर होगा dx/x के, और यहाँ से हम इनका अवकलन कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम cos v का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sin v, और dx/x का हो जाएगा यहाँ पर log x, और हम यहाँ पर एक अचर पद भी ले लेंगे c, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log c। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं log cx। अब हम यहाँ पर v की वैल्यू को लेट कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में लेट करी थी। तो v की जगह रख देंगे हम y/x। तो v की वैल्यू रखने पर हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। तो यही समीकरण हमारा इसका व्यापक हल होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको कंडीशन पता होंगी तो आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसके अथवा वाले क्वेश्चन को। इसके अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है।
और इस क्वेश्चन के अथवा में हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है जिसका हमें यहाँ पर व्यापक हल ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर सॉल्व करा था वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इससे पहले जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। तो यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी थी उसको हम व्यापक समीकरण जो होती है उसके रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगी dx ओवर dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। और ये हमारे पास अवकल समीकरण होती है। यहाँ से हम इसकी तुलना कर P की और Q की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई भी दिख ही रही होंगी। अब अगर हमें यहाँ पर इसका व्यापक हल ज्ञात करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर IF को निकाल लेंगे, जो कि हमारा होता है समाकलन गुणांक, जिसे हम बोलते हैं IF। अब उसको हम कैसे निकालेंगे उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। IF बराबर होगा e की पावर इंटीग्रेशन P dy। P की वैल्यू को रख देंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो मैं आपको इसमें आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। जो हम इसका यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा e की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। जो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास IF की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर व्यापक हल ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको अवकल समीकरण का हल जो होता है उसकी समीकरण पता होनी चाहिए, जो कि हमारी होती है x इंटू IF बराबर होगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में IF मल्टीप्लाई Q और dy। अब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू को रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण मैंने आपको बता दी है और इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ से रख देंगे और उसके बाद में हम इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2 और इसको हम यहाँ से अलग से सॉल्व कर लेंगे। इसे मान लेंगे हम I, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर tan इनवर्स y को t लेट कर लेंगे और यहाँ से हम अवकलन कर dy की वैल्यू को निकाल लेंगे। वो कैलकुलेशन मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब ये यहाँ पर कहाँ से आया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन, हमने ऊपर वाले पद को t माना था, यहाँ पर t आ गया और यहाँ पर हमने 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी dt, जो कि आपको यहाँ पर dt लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर था e की पावर tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y को हमने t माना था तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर t, तो वही लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इंटू रूल लगा देंगे और वो आपसे लगाना आता हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t। तो दोनों में से यहाँ पर हमारा e की पावर t कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा t माइनस 1। अब हम यहाँ पर t की वैल्यू को वापस रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी e की पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस 1। ये हमारी i की वैल्यू आ चुकी है। इस i की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जो भी हमने ऊपर समीकरण 2 बनाई थी। यहाँ पर समीकरण 1 नहीं होगा 2 होगा। तो यहाँ पर हमारा x इंटू में e tan इनवर्स y चल ही रहा था बराबर, इसकी i की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं e की पावर tan इनवर्स y ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस आ जाएगा यहाँ पर c। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास e tan इनवर्स y है ये हमारे पास मल्टीप्लाई में, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी x बराबर ब्रैकेट में tan इनवर्स y माइनस 1, ये हमारा कट जाएगा और ये c के साथ में आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी तो यही हमारे इस अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको इसके फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और इसी तरीके के ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करके जाना। ये सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं हम इसके 22वें क्वेश्चन को। यह इसका 22वां क्वेश्चन, यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है
और ये क्वेश्चन आपके 2025 के एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाएं। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझते हुए चलना। अगर कहीं पर भी आप थोड़ा बहुत मिस कर दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं हम इसके सल्यूशन में। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पर हमें लिमिट दे रखी है ए से बी में, एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ए से बी में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें यहाँ पर जो समीकरण दे रखी है वो हमारी इस रूप में है, और ये जो लिमिट होगी वो हमारी ए और बी बन जाएगी, उसको हम इस फॉर्म में अब लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना ये हमारी इस रूप में बन जाएगी, लिमिट सेम है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी हमारी घात हो जाएंगी, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, पाई प्लस जीरो पाई ही आएगा, और माइनस एक्स कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, और अपॉन में x की जगह हमारा फिर से यहाँ पर पाई माइनस एक्स आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर लिखा है कॉस पाई माइनस एक्स और यहाँ पर लिखा है साइन पाई माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक जगह हो जाएगा हमारा कॉस एक्स और एक जगह हो जाएगा हमारा साइन एक्स। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, ये भी आपने पढ़ रखे होंगे। तो अब देखते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा ऊपर वैल्यू तो सेम है, यहाँ पर हमारा जैसे मैंने बताया था यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin x। स्क्वायर था तो स्क्वायर हम लगा देंगे। अब ऊपर था हमारे पास पाई माइनस एक्स, तो हम इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख देंगे, एक लिख देंगे पाई के साथ अपॉन में और एक लिख देंगे हम x के साथ अपॉन में, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। एक जगह हमारे पास पाई है और एक जगह हमारे पास x है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x वाला बचा है ये आपको ध्यान होगा, इसे हम स्टार्टिंग में i मानते हुए चले थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे i। अब ये जो हमारे पास i है ये हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर एक i हमारे पास पहली से है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2i, और यहाँ पर जो हमारे पास पाई था हम उसको यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, और जैसे हमारा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम दोबारा से एक और प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पर भी लिखी हुई दिख रही होगी कि इंटीग्रेशन लिमिट है हमारी 0 से 2a में एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 2, लिमिट हो जाएगी हमारे पास आधी 0 से a में और एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस रूप में, हम इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। तो 2 है हमारे पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और पाई हमारे पास पहले से ही चल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉपर्टी में जो हमारी लिमिट होती है वो हो जाती है आधी। तो यहाँ पर था हमारे पास पाई, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2, तो यही हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 था इस साइड में भी 2, यहाँ से हम 2 से 2 को काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा आई बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 हमारे पास लिमिट हो जाएगी डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपकी यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप ये समझ लें कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है। अगर आपके यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा स्किप कर पीछे जाएं, दोबारा देखते हुए आएं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे। तो अगर हम ऊपर भाग करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो वो हमारा कॉस के बटे में भी जाएगा और साइन के बटे में भी। तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर वही लिखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी टेन एक्स को टी मान लेंगे, और यहाँ से हम इसका अपकलन कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और जो हमें क्वेश्चन में लिमिट दे रखी थी उन लिमिट को लगाकर हम यहाँ से नई लिमिट को लगा देंगे, जो कि हमारी हो जाएंगी 0 से इन्फिनिटी तक। अब बाकी कैलकुलेशन में आपको इसके आगे दिखा देता हूं। तो जो वैल्यू हमने अपकलन कर निकाली थी उनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई बराबर पाई अपॉन बी, इनको हम बाहर निकाल लेंगे, लिमिट लगा देंगे जो भी हमने नई वाली निकाली थी 0 से इन्फिनिटी,
तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि टी को हमने माना था b10x। अब यहाँ से जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ए ब्रैकेट में tan इनवर्स टी अपॉन ए और लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी। 1 अपॉन ए को हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन ए बी, यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे तो एक तरफ हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई/2 माइनस tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो पाई/2 में से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पाई/2 ही आएगा, तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 2ab। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो मैं मान निकालने के लिए बोल रखा था वो हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, जो कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो इसी तरह के ज्यादातर क्वेश्चन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके अथवा वाले क्वेश्चन को। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी कर आ सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और ये क्वेश्चन दिखने में आपको छोटा लग रहा है, आप खुद सोचेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना छोटा क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में ही छोटा है, लेकिन ये क्वेश्चन इस पूरे पेपर का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे बढ़िया जिन स्टूडेंट को ऊपर वाला क्वेश्चन आता है आप उस क्वेश्चन को ही करके आए, इस क्वेश्चन को आप ना करें। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर हर साल ही आता रहता है, वो मैं आपको इसके सोल्यूशन में बता देता हूँ। इसमें हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज का ही यूज होना है, प्रॉपर्टीज से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होना है। तो अगर जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देख लेना। तो मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से इसको नोट कर लें। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 को। यह इसका 23वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें z बराबर एक समीकरण दे रखी है, हमें इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है कि यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू कितनी आएगी। और यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण भी दे रखी हैं, हमें यहाँ पर इन समीकरणों का भी यूज करना है। और ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें ऊपर समीकरण दे रखी थी उसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 समीकरण बन जाएंगी। अब जैसे आपने क्लास 10th में ग्राफिक विधि से सॉल्व करे थे क्वेश्चन, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण 1 में एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 रख कर यहाँ से टेबल बना लेंगे। ऐसे ही समीकरण 2 में भी एक बार हम x बराबर 0 एक बार y बराबर 0 रख कर यहाँ पर भी हम एक टेबल को बना लेंगे और उन पॉइंटों से हम यहाँ पर रेखा को भी खींच लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास 2 रेखाएं होंगी x बराबर 0 और y बराबर 0, इनको भी हम यहाँ पर खींच लेंगे।
अब जब हम ये रेखाएं खींच लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि चारों रेखाओं में हमारा कौन सा भाग कॉमन आ रहा है। अब इसको हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ और आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना इन समीकरणों को, पॉइंट मैं आपको आगे दिखा दूंगा जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ये हमारी रेखा हो जाएगी y बराबर 0 और ये की रेखा हो जाएगी हमारे पास x बराबर 0, जो हमारे x और y अक्ष बने हुए हैं। और जो हमारे पास दो रेखाएं थी उनको हम यहाँ पर खींच लेंगे और जो हमारे पास पहली रेखा थी x प्लस 2y बराबर 6, उसके निर्देशांक आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख ही रहे होंगे 6,0 और एक आ जाएगा हमारे पास 0,3। ऐसे ही अगर आप दूसरी समीकरण को भी सॉल्व करेंगे तो उसके निर्देशांक एक तो आ जाएंगे आपके पास, ये लिखा है 3/2,0। ऐसे ही दूसरे निर्देशांक आ जाएंगे 0,3। तो इनसे जाती हुई हम यहाँ पर रेखाओं को खींच लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास चारों समीकरण हैं उसमें हम x और y की वैल्यू को 0,0 रखकर जो हमें सिंबल दे रखे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर देख लेंगे कौन सा क्षेत्र हमारा, कि वो हमारा क्षेत्र वो लाइन के इधर होगा या इधर होगा। तो अगर हम पहली समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो वहां पर हमारे पास आ जाएगा, वहां पर हमारा आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू है 3 के, यानी 0 हमारा 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है। तो ये आपको पता होगा कि 3 हमारा बड़ा होता है, तो ये हमारी कंडीशन गलत होगी। तो ये जो हमारे पास पहली रेखा इधर वाली है तो इसका जो शेडेड भाग होगा ऊपर की साइड हो जाएगा। ऐसे ही कर हम बाकी सभी रेखाओं को भी निकाल लेंगे। तो सभी का जो कॉमन भाग आएगा वो आएगा हमारा इस साइड में, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास दो ही पॉइंट आएंगे, तो एक आएगा हमारा यहाँ पर 6,0 और एक आएगा हमारा यहाँ पर 0,3। अब इन वैल्यू को उठाकर जो हमें फलन z दे रखा था उसमें रख देंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा और जो आपको यहाँ पर टेबल में दिख जाएगा। तो जब हम यहाँ पर 6,0 को z में रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे ही हम x की जगह पर 0 रख देंगे और y की जगह पर 3, तब भी हमारे पास क्या आएगा 6 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में न्यूनतम बताना था, तो दोनों ही पॉइंटों पर जो हमारा न्यूनतम मान है वो कितना आ रहा है 6। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि बिंदु A व B दोनों पर Z का न्यूनतम मान हमारा 6 है। अतः A व B को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जो Z का मान होगा वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है हमारा ये, और ये हमारा हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार रख के जाना। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को। यह इसका 24वां क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन A, B तथा C कुल उत्पादन क्रमशः 25%, 35%, 40% बोल्ट बनाती हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 तथा 2% भाग लगभग खराब होता है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यदृच्छा निकाला जाता है, वह खराब पाया जाता है। और यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंटों के हमें यहाँ पर आंसर बताने हैं कि वो हमारे क्या होंगे। पहला पॉइंट दे रखा है बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब यह दिया गया हो कि वह मशीन A द्वारा निर्मित है, ऐसे ही B द्वारा भी और ऐसे ही C द्वारा भी। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर E1, E2, E3 को नोट कर लेंगे, जो कि हमारी घटनाएं होंगी मशीन A, B, C द्वारा बनाई गई। ये हमारी बोल्ट बनाने की घटनाएं होंगी और हम E को मान लेंगे बोल्ट खराब होने की घटना। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमारे पास A मशीन है तो उसके द्वारा जो बोल्ट बनाए गए हैं वो 25% खराब है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25। इसी तरीके से मशीन B और C के द्वारा भी दे रखे थे तो उनको भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक बोल्ट खराब होने की प्रायिकता को निकाल रहे हैं, जबकि जो बोल्ट खराब हुआ है वो हमारा किसके द्वारा बना था, मशीन A के द्वारा। तो जो आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। तो ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था 5%, तो इसका आ जाएगा 0.05। ऐसे हमें क्वेश्चन में दोनों मशीन का भी दे रखा था। तो अब हम यहाँ पर प्रायिकता को निकाल रहे हैं कि जो हमारे पास बोल्ट है वो खराब पाया गया है, लेकिन वो किसके द्वारा बनाया गया था, मशीन B के द्वारा।
जिसे हमने माना था E2, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और इसी तरीके से सॉल्व कर कर और इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख कर कैलकुलेशन कर कर इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा जो हमसे इसके दूसरे पॉइंट में पूछ रखा था। तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और ये जो आपका क्लास 12th वालों का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 1 था, इसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ। जितने भी इसमें क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर कर पूछ लेना, मैं इसके अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। तो ये था उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2025 का मैथ के सैंपल पेपर का सेट 1, जिसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस को 2025 के एग्जाम के लिए भी तैयार करके जाना, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सैंपल पेपर के जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को ढंग से तैयार करके जाएं और अगर आपको किसी और पेपर का भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर कर बता देना, उसके सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और बहुत जल्द फिजिक्स और केमिस्ट्री के सैंपल पेपर 2025 की सोल्यूशन वीडियो भी आने वाली है। तो आप जब तक मैथ की सोल्यूशन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।